लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कर रहे थे, नहीं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, जिस पे क्वेश्चंस किया जाए, है ना? इतना रिवाइज करके आप बैठिए लेक्चर देखने, तभी वो क्वेश्चंस में मज़ा आएगा फिर, ठीक है? तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे ना, एक रूल्स लिखा था, सेट ऑफ रूल्स लिखा था हम लोगों ने, और उस पर हम लोगों ने बात किया था कि भाई सबसे पहले क्या देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, उसी ऑर्डर में देखते हुए चलेंगे, और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको वहीं से बड़े आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। 4-5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, जो भी नंबर है 5 उसके बाद, है ना, डाल लिया जाए, ठीक है भाई? चलो देखो तो क्वेश्चंस नोट करते रहिए। इसका डी पार्ट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नहीं? ये डी पार्ट है 10 नंबर का, ठीक है? पहले इतना कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसको फटाफट नोट करके एक आंसर तक पहुंचिए, फिर हम लोग डिस्कस किया जाए। साथ साथ चलना होगा, आपको क्वेश्चंस करने होंगे, है ना? तभी आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी, अदरवाइज़ फिर एक जस्ट एक वीडियो है ना? कर लिया है? चलो डिस्कस किया जाए। तो 6th वाले में अगर बात करें हम लोग, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है ना, 1 2 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बी और सी में फिर हम लोग देखेंगे चार्ज सेपरेशन। देखो इसमें निगेटिव पॉजिटिव पास में है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दूर है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें और कोई डिफरेंस है, एक का इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक का इसमें भी इनकम्प्लीट है,
पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, दोनों में, है ना। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला बात खत्म हो गया। ये कार्बेनाइन भी सेकेंडरी है, ये कार्बेनाइन भी सेकेंडरी है, ये कार्बोकेटाइन भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस चार्ज सेपरेशन पर ही लास्ट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर आपने स्टेप वाइज किया होगा तो आप देखे होंगे, तो इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा वो ABC डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। सही किया है, होना भी चाहिए, है ना। अगर आप फॉलो कर रहे हैं बढ़िया से रूल्स और सारी बातें तो ये होगा। 7th वाला देखा जाए, 7th में फंसे होंगे कुछ लोग। चलो 7th का आंसर मैं बताता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है A, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, A सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर B और D बराबर स्टेबल है, B और D बराबर स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल है C। यही यहाँ पर कुछ लोग फंसे होंगे कि B और D बराबर तो समझ में आ गया होगा, लेकिन C कम क्यों है ये नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग समझ गए होंगे। चलो देखो इसको समझाया जाए। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास है, तो कोवलेंट बॉन्ड वाला खत्म हो गया। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, वो भी खत्म हो गया। नेगेटिव चार्ज ऑन चार्ज न्यूट्रल वाली बात वो भी खत्म हो गई, क्योंकि सब पर एक एक चार्ज है। फिर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस हिसाब से A सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इन सब पे कार्बन पे नेगेटिव है, इसलिए A सबसे ज़्यादा हो गया। यहाँ से ये आंसर मिल गया। अब डिग्री ऑफ कार्बेनाइन एंड कार्बोकेटाइन, तो इसके पास कार्बेनाइन है, सब सेकेंडरी ही है, नहीं एक जैसा कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन -I इफेक्ट लगाएगा ना, तो ये कार्बेनाइन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कार्बेनाइन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचे तो मतलब चार्ज खींच रहा है उससे, तो चार्ज क्या होगा, कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो भाई, ये तो सबको पता ही होगा कि चार्ज से अगर आप इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। उसके पास पहले ही से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो जब आप इलेक्ट्रॉन इससे पास से खींचेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बराबर डिस्टेंस पर ये है, इसलिए B और D दोनों बराबर हो गए। C ऑक्सीजन से दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है, तो यहाँ से इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने में ज़्यादा दिक्कत है एज़ कम्पेयर टू इधर इधर से खींचने में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बोलो भाई, आया समझ में बात ना? तो एकदम सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए इसको देखा जाए। इसमें 2 ही स्ट्रक्चर हैं 8वें में, A और B। ये वाला इसका है 10 नंबर का है। देखो हाँ, अब इसमें पहला रूल, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बराबर है, ठीक है। दूसरा चार्ज ऑक्टेट वाला, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इससे भी नहीं होगा। चार्ज न्यूट्रल, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि इस पर भी 1 यूनिट चार्ज है, इस पर भी 1 यूनिट चार्ज है। बोलो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये भी कार्बन पे है, ये भी कार्बन पे है, इससे भी नहीं होगा। डिग्री ऑफ कार्बेनाइन एंड कार्बोकेटाइन, तो ये क्योंकि ऑक्सीजन के पास है जैसा यहाँ था, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पास से खींच रहा है और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दूर से खींच रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे। कई लोगों ने B ग्रेटर देन A लगाया होगा, सही सोच है, मतलब आपने गलत नहीं सोचा है, ठीक है। जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जितनी बातें जानते हैं, उस हिसाब से आपने सही सोचा है। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत तो बातें इधर उधर होती हैं, है ना, और वही बातें समझनी है अपने को, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बात समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जब भी 2 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, जब भी 2 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट एग्जैक्टली अगल बगल होते हैं, अगल बगल स्पेस में, मतलब बॉन्डेड, तो इनके अगर इन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है ना। और ये हम लोग सिर्फ यहाँ नहीं बोल रहे हैं, ये नई बात नहीं बता रहे आपको, मैं लिंक कराऊंगा आपको हर जगह से। ये होता ही है यूनिवर्सली, पूरे केमिस्ट्री में होता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अगर अगल बगल होते हैं तो अगल बगल, और दोनों के पास लोन पेयर है, जैसे इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी,
ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये दूर है, यहाँ रिपल्शन नहीं है, यहाँ पर ये अगल बगल है, डायरेक्टली बॉन्डेड है एक दूसरे से, यहाँ पर रिपल्शन है, इसलिए A ग्रेटर देन B होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपको लिंक कराऊँ तो आपसे अगर पूछा जाए कि फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी है ना किसका ज़्यादा होता है, बोलो भाई। तो फ्लोरीन में 2p ओवरलैप से बॉन्ड बनता है और क्लोरीन में 3p ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, तो इसका एनर्जी कम है। तो कम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद कीजिए कि जिसका एनर्जी कम होता है जिन ऑर्बिटल का, उनके ओवरलैप से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। हम लोग जानते हैं 1s स्ट्रॉन्गर होगा 2s से, याद है ना। और जितना ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे उतना उनका बॉन्ड एनर्जी कम होने लगता है। बट एक्सेप्शन हर जगह है, यहाँ पर भी है कि फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कम होता है क्लोरीन से, ये आप पढ़े होंगे। तो कम क्यों होता है, तो इसको भी यही एक्सप्लेन किया जाता है कि फ्लोरीन जो है इसके पास लोन पेयर्स हैं और ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है दोनों, तो इन दोनों लोन पेयर में रिपल्शन होता है, जिस रिपल्शन की वजह से जो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और इनके लोन पेयर जो हैं वो रिपेल करते हैं। तो ऑर्बिटल का ओवरलैप जितना होना चाहिए उतना ना होकर ये थोड़ा सा दूर खिंच जाते हैं, तो ओवरलैप का एक्सटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। बात आई समझ में ना। तो ये हम लोग हर जगह देखते हैं। सिमिलरली O सिंगल बॉन्ड O का भी बॉन्ड एनर्जी कम होता है, S डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S से, ऑलमोस्ट हर जगह देखते हैं हम लोग ये चीज़। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, समझ के बात ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। कब होगा, जब सेकेंड पीरियड के दोनों एलिमेंट होंगे, तब दोनों सेकेंड पीरियड, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, और अगल बगल बॉन्डेड होंगे तब। ये नहीं कि एक यहाँ है एक कार्बन के थ्रू बॉन्डेड है तो रिपल्शन करा दो, नहीं, दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, अगल बगल होंगे तब। ठीक, चलिए। तो इसका मतलब 8वें का आंसर A ग्रेटर देन B। क्लियर हो गया बात। चलो अब इधर मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। फिर आगे बढ़ा जाए। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए भाई, अब आ जाओ 9th वाले में। ठीक है, तो 9th वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबल A निकाल लिए होंगे, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। न्यूट्रल है, कोवलेंट बॉन्ड 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। मतलब D और E कम स्टेबल होंगे A, B, C की तुलना में। ये कर लिया। अब A, B, C में A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज दिस इज न्यूट्रल एंड दीज टू आर चार्ज्ड। ऑक्टेट इसके पास भी सबका कंप्लीट है, इसके पास भी सबका कंप्लीट है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो हमेशा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लोन पेयर नहीं होता है। लेकिन ऑक्सीजन का काउंट करो, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 हुआ ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, तो प्लस चार्ज अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे है तो जरूरी नहीं है कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसको काउंट करके देखेंगे आप। ठीक है, चलो इतनी बात आई समझ में। तो अब बी और सी में बता दो। तो बी में नाइट्रोजन पे निगेटिव है और सी में ऑक्सीजन पे निगेटिव है, तो विच इज मोर स्टेबल? C is more stable than B because negative charge on more electronegative atom is more stable. ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हो गया होगा। D और E में, ओहो ये पॉजिटिव भूल गया था ना, पॉजिटिव कर लीजिए, वहाँ पॉजिटिव होगा है। ठीक है, पॉजिटिव करके एक बार इसको ट्राई कर लो फिर से। वैसे भी आप समझ सकते थे कि वहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो A, B और C तक कहानी आ गई समझ में अपने को। अब D और E की बात करना है बस आपको। तो D और E में अगर देखा जाए तो इसमें भी कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज, मैंने बताया कि कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, निश्चिंत रहिए आप। तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 3 बॉन्ड बनाया है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी देखो 2, 2, 4, 2, 6, 3 बॉन्ड बनाया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो
ऑक्टेट दोनों का इनकम्प्लीट है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। कौन ज़्यादा स्टेबल? डी इज मोर स्टेबल देन ई। तो बी के बाद आ जाएगा डी और डी के बाद आ जाएगा ई। बोलिए, कहानी आ गई समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, 10th वाला। अब जो यहाँ 8th वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसका एप्लीकेशन है 10th वाले में। जरा एक बार ट्राई कीजिए, है ना। उस एप्लीकेशन के बाद एक बार करके देखिए, हो गया? चलो चेक किया जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, इसके पास भी 1 पाई बॉन्ड है, और इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड है। तो ए और डी में कोई एक ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए वाला, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है। ऑक्टेट यहाँ भी सबका कंप्लीट है। देखो तो ऑक्सीजन के पास 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चार्ज है, न्यूट्रल है। तो ए इज़ मोर स्टेबल देन डी, इतना समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास कोवलेंट बॉन्ड, इसके पास कोवलेंट बॉन्ड बराबर है, और ये न्यूट्रल था, ये चार्ज है। इसके पास कोवलेंट बॉन्ड की संख्या कम है, मतलब कम स्टेबल होगा। और दूसरी बात भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यही बात मैंने आपको बताई कि जनरली ऐसा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्टेट की जो बात है वो लगभग हर जगह एक जैसी होगी, मतलब एक ही बात होगी। तो अब बी और सी में बताओ। तो देखो, चार्ज सेपरेशन भी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, सेम एटम पर भी है, लेकिन यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, मतलब लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रिपल्शन होगा यहाँ पर। तो बी से कम स्टेबल हो जाएगा सी, तो मतलब इसके बाद आएगा बी और बी के बाद आ जाएगा सी। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे वही बात है जो क्वेश्चन नंबर 8 में थी कि लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ ना बात? ये बात समझेंगे, है ना। तो ये एप्लीकेशन है, इसको समझते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए। मिटाएं इसको। चलिए कुछ ये क्वेश्चंस भी करिए। तो कुछ बातें जो हम लोग रूल्स के थ्रू देखे और कुछ हम लोग क्वेश्चंस में डिटेल में चल रहे हैं, तो कुछ और बातें भी सीख रहे हैं, है ना। सब चीज़ों को रूल में नहीं लिखाया जा सकता, ठीक है, नहीं तो फिर आपकी रूल की दुनिया हो जाएगी। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ
कि फिर आप बस रूल ही ढूंढते रह जाओगे ज़िंदगी भर। तो इसलिए कुछ बातें लॉजिकली भी हम लोग को पता होनी चाहिए, और कम से कम बातें याद करें, रूल बनाएं, कम से कम चीज़ें, अपना भी दिमाग लगाएं, अपना भी लॉजिक डेवलप करें, है ना। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को फटाफट कर लिया जाए। पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बता दो जल्दी से, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड की संख्या सब में बराबर है, ये न्यूट्रल है, बाकी सब चार्ज्ड है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट सब जगह कंप्लीट है। क्लियर? तो ए सबसे ज़्यादा। फिर वही चीज़, ये ऑक्सीजन के पास है ये वाला नेगेटिव चार्ज, तो ज़्यादा माइनस आई लगेगा, ये वाला भी। तो ए फिर बी इक्वल टू डी, और सबसे कम हो जाएगा बेचारा सी। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं। आप चार्ज सेपरेशन भी बोल सकते थे, एक ही बात है। ठीक है, 12th वाला, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। दिख रहा है सबको? या नाइट्रोजन 2 2 4 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 8 हो गया। यहाँ फ्लोरीन 2 2 4 और 2 लोन पेयर है इसके पास, क्योंकि 3 होता है, एक कोऑर्डिनेट कर दिया, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास देखो 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर बचा होगा, है ना, तो 8 हो गया इसके पास भी। तो बी सी डी आर मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, अच्छा, अब बी सी डी में इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। नहीं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। फिर ये होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल बी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल बी, देन सी, देन डी, और सबसे कम स्टेबल ए। मतलब इधर से इधर, है ना, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है बात? लिखे थे ना हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल, इसका मतलब एंड वाइस वर्सा लिखे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो इस वजह से ऐसा कर लिए। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस पर प्लस चार्ज है इसलिए पहले ज़्यादा हो गया। चलो, इसकी बात किया जाए 13th। हाँ, अब 13th में देखो, कुछ लोग इसमें थोड़ा सा गलती किए होंगे। आपके हिसाब से आया होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल सी, फिर आया होगा ए, फिर आया होगा बी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ मेरी बात आप समझिए, यहाँ एक लॉजिक है। ये जो हम लोग बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है, ये इन जनरल हम लोग बात करते हैं जब एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ये हम लोग कब बात करते हैं जनरली, क्योंकि ऑर्गेनिक में मोस्टली हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ही खेलते हैं, है ना। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, जितने भी जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पूरे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वो अल्कोहल है, फिनॉल है, अल्काइल हैलाइड है, यही सब है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन है, तो सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अमूमन रहते हैं। तो इसलिए हम लोग ये जनरल बात जो करते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स के लिए है। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप में नीचे चलें तो जितना बड़ा आयन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। समझे बात? जैसे ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो सल्फर पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा भाई? सर सल्फर तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ग्रुप में नीचे आते हैं ना हम लोग, तो साइज फैक्टर डोमिनेट करता है। ये बात आपने पढ़ी होगी ना, ग्रुप में नीचे आते हैं तो साइज फैक्टर डोमिनेट करता है। तो ऑक्सीजन या फॉर दैट मैटर कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव इतना बड़ा एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्पर्स्ड होगा। और सल्फर का साइज ये है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक बड़े वॉल्यूम पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होगा। तो चार्ज हमेशा तब स्टेबल होता है जब वो एक बड़े वॉल्यूम में डिस्पर्स्ड हो। डिस्पर्स मतलब जानते हैं, फैला हुआ, समझ गए। डीलोकलाइज्ड हो या डिस्पर्स्ड हो तो ज़्यादा चार्ज स्टेबल होता है। तो क्योंकि सल्फर का साइज ज़्यादा बड़ा है ऑक्सीजन की तुलना में, तो बिगर द आयन बेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि वो एक बड़े वॉल्यूम में डिस्पर्स्ड होता है। तो क्योंकि यहाँ पर सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया, मतलब इन सभी एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है ये,
तो इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड रहेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रहेगा। तो इस वजह से जहाँ जहाँ सल्फर पर नेगेटिव है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ सेकेंड पीरियड एलिमेंट पर नेगेटिव है। क्लियर? तो इसका मतलब ए और बी में से ही कोई ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे ना। ग्रुप में जैसे मान लो अगर आपसे पूछे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ऊपर से नीचे आने में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो I माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इस पर और बात करेंगे हम लोग जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तब इस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये बात होती है और हर जगह ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, बट अभी उसके लिए टाइम नहीं है, जब आएगा समय तब ये बात एक्सप्लेन करेंगे। ऑल्दो आप लोग थोड़ा बहुत ये जानते हो, पढ़कर आए हो। तो ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? अब सल्फर पे, इस पे भी नेगेटिव है सल्फर। अब डिफरेंस कहाँ है? तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, सबसे लास्ट में बेचारा सी आएगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसको नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। चलो अब एक चीज़ और समझा जाए। लिखिए स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग SIR बोलते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक मतलब होता है एक तरह से समझा जाए कि स्पेस में रिपल्शन। ठीक है, स्टेरिक। और इनहिबिशन का मतलब होता है रोक देना। तो स्पेस में रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस का रुक जाना या रोक देना इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, जैसे समझा जाए, देखो मान लीजिए कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल अपने को दिया हुआ है, बेंजीन पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पर इस NO2 ग्रुप का इसके साथ रेजोनेंस होगा? बेंजीन के साथ होगा। कैसे होगा भाई, जरा समझा जाए कैसे रेजोनेंस होगा। देखो A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, यहाँ है ना पाई बॉन्ड, यहाँ है पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड है, दिख रहा है। अब देखो तो रेजोनेंस हो कैसे रहा होगा इसमें, इसका एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा, इस पाई बॉन्ड बनता कैसे है? p ऑर्बिटल के, है ना, साइडवेज ओवरलैप से, पढ़े हम लोग। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से। अब ये p ऑर्बिटल का डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसा p ऑर्बिटल है, क्या ऐसा p ऑर्बिटल बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस p ऑर्बिटल को, इन p ऑर्बिटल को, इन दोनों को इनके साथ रेजोनेंस करना है तो इनको भी बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब आप इमेजिन करो, सारे p ऑर्बिटल क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, दिख रहा है। तो ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, यहाँ भी है एक p और ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, ये इसके साथ तो यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस हो जाता है। मतलब अगर बेंजीन बोर्ड के प्लेन पर रखा है तो इसके p ऑर्बिटल जो हैं वो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पर होंगे। और NO2 भी अगर इसके साथ रेजोनेंस करना है तो NO2 भी, ये जो दिख रहा है आपको V शेप, ये भी बोर्ड के प्लेन पर ही होगा, तभी रेजोनेंस होगा, क्योंकि तभी ये दोनों p ऑर्बिटल इन दोनों p ऑर्बिटल के पैरेलल होंगे। क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है तो ऐसा समझो कि बेंजीन है बोर्ड के प्लेन पर, NO2 को भी बोर्ड के प्लेन पर ही होना पड़ेगा, तभी इसके p ऑर्बिटल रेजोनेंस कर पाएंगे। अगर NO2 रोटेट हो गया ऐसे और बेंजीन ऐसे है तो इसके p ऑर्बिटल सामने होंगे, लेकिन NO2 के p ऑर्बिटल ऐसे थे, वो घूम के किधर चले जाएंगे? इस तरफ। तो अब एक p ऑर्बिटल इधर हो गया और बेंजीन का इधर है, तब तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। ये भी पैरेलल रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा और ये दोनों मज़े से इस तरह से रेजोनेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस है। नाउ
अब मैं क्या करूं कि अब मैं यहां पर एक बल्कियर ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगा दे रहा हूं, दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर टर्शरी ब्यूटाइल। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे ऑर्थो पे लग गया, ये मिथाइल है, अब मैंने CH3 करके लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली तो C और H का भी तो बॉन्ड होगा, एक्चुअली तो C और H का भी तो सिंगल बॉन्ड होगा, हमने तो कंडेंस फॉर्म में लिख दिया है क्या। तो अब क्या होता है कि ये दोनों बल्कियर ग्रुप लग जाने पर तो इस मिथाइल और इस ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब वो ऑक्सीजन जब ऐसा था, ऐसा ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन है ये NO2 वाला, इधर से भी एक ग्रुप आ गया, तो ये दोनों की जो डिस्टेंस है ये बहुत कम हो जाती है, और कम हो जाने की वजह से इनके बीच में अब रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा वही चीज़ इधर से भी होता है, दोनों तरफ से ये NO2 जो है ग्रुप लग जाने के लिए हाई डिग्री ऑफ रिपल्शन होने लगा। यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर भी रिपल्शन हो रहा है और यहाँ पर भी रिपल्शन हो रहा है, हाई डिग्री ऑफ रिपल्शन हो रहा है। इस रिपल्शन से मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल उस पोटेंशियल एनर्जी को घटाने की कोशिश करता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो कम स्टेबल क्यों रहना चाहेगा, वो घटाने की कोशिश करता है। तो उसके घटाने के लिए इसके पास एक ही रास्ता है कि NO2 जो ऐसे था ये अगर ऐसे हो जाए, बेंजीन ऐसे ही रहे लेकिन NO2 ऐसे हो जाए, तो NO2 ऐसे हो जाएगा तो अब ये ऑक्सीजन मान लीजिए स्पेस में या तो बाहर आ जाएगा इस पोजीशन पर, या अंदर चला जाएगा ये घूम के, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इस सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ऐसा घूम के ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होने पर इसका रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में इसको एक लॉस सहना पड़ रहा है। वो लॉस क्या होगा कि अगर ये रोटेट कर गया तो यहाँ पर इस तरह का रेजोनेंस अब नहीं हो पाएगा, और इसी बात को बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर हुई बात। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तब लगता है जब स्पेस में एक ही जगह पर है ना दो ग्रुप की लड़ाई होती है जगह की, तो कोई ग्रुप अगर अपना प्लेन रोटेट कर दे तो वहाँ पर जो इफेक्ट ऑपरेट करता है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। इतनी बात आई समझ में। अब क्वेश्चन में एक चीज़ कैसे आती है, ये बात तो समझ में आ गई सर कि ये ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ कैसे पूछा जाएगा, क्या हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितना किलो स्टेरिक इनहिबिशन लग रहा है, क्वालिटेटिवली पूछा जाएगा। तो ये बात अब समझें। उससे पहले एक बात और भी हम करना चाहते हैं। देखो कुछ लोग को ये डाउट हो जा रहा होगा, जो लोग ज़्यादा सोच रहे होंगे वो सोच रहे सर NO2 क्यों प्लेन रोटेट करेगा, यही कर जाए, अगर इसके पास भी तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अगर ये रोटेट कर जाएगा तो भी तो काम बन जाएगा, तो इसका रेजोनेंस भी बच जाएगा। लेकिन ध्यान दो बच्चे, ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसमें जो जैसा दिखाई दे रहा है ना वैसा है नहीं। अगर क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना, ये तीनों ऐसे टेट्राहेड्रल हैं, ठीक है, तो अगर एक इधर से हटेगा तो दूसरा उसकी जगह पहुंच जाने वाला है, समझ गए। तो इसलिए इसके रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए NO2 बेचारे को ही अपना प्लेन रोटेट करना पड़ेगा और रेजोनेंस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे देता है ना, दो तरह के क्वेश्चन इस पर आएंगे, एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे NO2, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लो दिस इज A, दूसरा है NO2, दिस इज B, और तीसरा है NO2 एंड दिस इज C। तो आपसे एक सीधा सीधा सवाल इसमें पूछ सकता है कि इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बताइए सबसे ज़्यादा किस में है। तो जिसमें सबसे बल्कियर ग्रुप होगा वो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस A में, फिर इसके बल्कीनेस कम हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से हटा है ना, और फिर इसमें दो मिथाइल ग्रुप हट गए हैं, तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ऐसा है। या इसी बात को ऐसे पूछ सकता है कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बताइए, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जिसमें स्टेरिक इनहिबिशन सबसे कम होगा उसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो C, B देन A।
ऐसा पूछ सकता है। या मान लीजिए ये बॉन्ड लेंथ x1 बोला आपको, ये बॉन्ड लेंथ x2 बोला और ये बॉन्ड लेंथ x3 बोला। इसी बात को पूछने का तीसरा तरीका, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को पूछने का पहला तरीका ये है, डायरेक्ट पूछेगा, दूसरा रेजोनेंस के टर्म में पूछ लेगा, तीसरा बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में पूछेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में बोलेगा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, Bl बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो जरा एक चीज समझो, जब ये ग्रुप्स नहीं लगे थे, सिर्फ NO2 था, तो ऐसा रेजोनेंस होता था, और ऐसे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर मुझे बताइए कि ऐसी कुछ कहानी आती थी, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आता था, दिख रहा है आपको कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। तो अगर कोई ग्रुप नहीं लगा होगा तो ये बड़े अच्छे से रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना, डबल बॉन्ड आएगा, और हाइब्रिड जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हाइब्रिड के पास पहुंचेगा, क्योंकि उसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, एक क्या कई बनेंगे ऐसा है। ठीक है, वो आगे भी बनेंगे, हम सिर्फ समझाने के लिए एक बनाए हैं। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो इस कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो इस स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल दिखाई दे रहा है, इससे कम होगा एक्सपेरिमेंटली मेजर करने पर। बोलो ठीक है, तो अब उस पर बेस्ड ये सवाल है। तो भाई अब हम बताएं, देखो कैसे समझेंगे कि यार इसमें रेजोनेंस सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि बल्कियर ग्रुप है, इसका प्लेन रोटेट हो गया है, तो ये वाला रेजोनेंस एकदम ही नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स की बल्कीनेस कम है, तो यहाँ थोड़ा रेजोनेंस हो रहा होगा, क्यों भाई? और यहाँ पे बल्कीनेस और कम है, तो यहाँ और ज़्यादा रेजोनेंस ये वाला हो रहा होगा। बोलो, तो जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा जाएगा, यहाँ कम जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। बात आई समझ में? तो इसका मतलब सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा x1, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा। फिर होगा कौन? x2, और सबसे छोटा बॉन्ड हो जाएगा x3, क्योंकि यहाँ अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन दोनों की तुलना में ज़्यादा पहुँचेगा। बोलो भाई, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा पहुँचेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन, सेम इफेक्ट, सेम बात को इन 3 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद और क्वेश्चन समझा जाए। पॉज करके कर लीजिए, बढ़े आगे। चलिए और क्वेश्चन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक पर बेस्ड है, करके बताइए फटाफट। हो गया होगा, देखा जाए। तो देखो तो तेरा, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ब्रोमीन का साइज इससे छोटा है, और क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक इनहिबिशन यहाँ पर हो रहा होगा, तो यहाँ रेजोनेंस सबसे कम हो रहा होगा,
यहाँ रेजोनेंस थोड़ा हो रहा होगा, यहाँ पे बहुत अच्छा रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्कुल नहीं जाएगा, तो x1 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर x2 हो जाएगा और फिर x3 हो जाएगा। बोलो तो ज़रा, ये आंसर करके रखे होंगे, आसान है, समझ में आ गई बात। इसको देखो तो ज़रा, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो ये, अच्छा अब ब्रोमीन भी है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो NO2 है ये दोनों तरफ से रिपल्शन फील कर रहा है, तो यहाँ रेजोनेंस सबसे कम हो पा रहा होगा, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ये NO2 के बगल में I है तो इसका रेजोनेंस जो है वो इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि दूसरी तरफ यहाँ कोई नहीं है। और ये वाला जो NO2 है इसके बगल में सिर्फ एक छोटा ब्रोमीन एटम है, तो इसमें रेजोनेंस सबसे अच्छा हो रहा होगा। तो जिसमें रेजोनेंस एकदम नहीं हो रहा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो x1 इज़ ग्रेटर देन x2 इज़ ग्रेटर देन x3। बोलो तो ज़रा, x3 सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की तुलना में सबसे अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये मत बोलना सर I क्यों नहीं अपना प्लेन रोटेट कर लिया, सर वहाँ पे आप बोले थे कि sp3 है, सर ये तो sp3 नहीं है, यहाँ पर I अपना प्लेन रोटेट कर ले तो उससे क्या होगा भाई। I जो है वो स्फेरिकल एटम है, एक ही एटम है ना, तो अगर वो अपना प्लेन रोटेट भी कर लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे ही रहेगा वो, तो जगह तो कम नहीं कर सकता, समझ गए। चलो तो ये कॉन्सेप्ट आई बात समझ में। अच्छा, जो छोटे ग्रुप्स होते हैं, है ना, जो छोटे ग्रुप्स होते हैं जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, है ना, NH माइनस हो गया, O माइनस हो गया, है ना, इनमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं होता है। मतलब ये बहुत छोटे ग्रुप हैं, इनके बगल में अगर कोई भी ग्रुप लग जाएगा ना तो यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन नहीं सोचते हम लोग, समझ गए। मतलब अगर मैं NO2 की जगह पर OH रख देता तो उसके बॉन्ड लेंथ में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि ये सब बहुत छोटे ग्रुप हैं, ये जस्ट बेंजीन के पास हैं, इसमें कोई इनहिबिशन इसमें नहीं हो पाते क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, समझ के बाद। NO2 एक बड़ा ग्रुप है, N से फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो इन सब ग्रुप में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस आप नहीं सोचेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसको क्लियर करें। ये नोट कर लिया था ना, बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आप नोट करेंगे, है ना। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें है ना, देखो रेजोनेंस को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। एक तरह के रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और जो दूसरा है इसको बोला जाता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखो क्या कंडीशन होती है, जैसे रेजोनेंस हम लोग पढ़े, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है सर, वहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, वहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, तो उन सभी रेजोनेंस में जो भी पढ़े, जहाँ जहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जहाँ जहाँ रेजोनेंस हो सकता है, उन सभी रेजोनेंस में कुछ जगह ऐसा रेजोनेंस हो रहा है जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, और बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। और इन दोनों को डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी है अपने लिए कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है ना, बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी में अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल कर देता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस की तुलना में, समझ के बाद। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज़ नॉन इक्विवेलेंट। देखो क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन अगर बात करें तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम एनर्जी। ठीक है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम एनर्जी। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनकी एनर्जी सेम है तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। नहीं, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, और भी है, मतलब तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो सकता है। सर सेम एनर्जी कैसे पहचानेंगे?
भाई अगर दिखने में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, ठीक है ना, सेम एनर्जी होगा। दूसरा कंडीशन, मतलब ये तो होना ही चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सभी एटम का, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तीसरा जो है वो है नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तीनों, तो उस तरह के रेजोनेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलेंगे। सबका सेम एनर्जी हो, सबका कंप्लीट ऑक्टेट हो, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब कहाँ कहाँ नहीं हो सकता ये हम बता देते हैं। कार्बन पे नेगेटिव हो नहीं हो सकता, कार्बन पे पॉजिटिव हो नहीं हो सकता, कार्बन पे फ्री रेडिकल हो नहीं हो सकता। मतलब इन जगहों पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन टाइप के एटम्स पर। तो कार्बन पे नेगेटिव नहीं चलेगा, कार्बन पे पॉजिटिव इसलिए नहीं चलेगा, इसका भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। कार्बन पे रेडिकल भी नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। समझ के बात ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसके अलावा बाकी सब नॉन इक्विवेलेंट। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं आपसे क्वेश्चन, जैसे HC⋯O, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना समझाने के लिए, इसको आप कॉपी पे लिखे रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपसे HC⋯O, ये एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन है और एक फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है, फिनॉक्साइड आयन है। आपको इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछे कि विच नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, तो आप देखोगे कि इस पे भी रेजोनेंस हो रहा है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कुछ, और आप देखोगे कि इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें तो खूब भर भर के रेजोनेंस हो रहा है। क्या इसमें तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बनाए थे ना हम लोग, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर और बनेगा, है ना। तो टोटल 5 बनेंगे, पांचों नहीं बना रहे हम। और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ 2, ठीक है। तो इन जनरल हम लोगों ने एक बात लिखा था, जब फीचर्स में बात लिखी थी, लिखा था कि इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। वो इन जनरल वहाँ पर इसी बात के लिए लगाया गया था, है ना, कि जनरली ऐसी बात ट्रू है जब सब नॉन इक्विवेलेंट हो रहे हो तब। लेकिन अगर एक इक्विवेलेंट और एक नॉन इक्विवेलेंट है तो फिर बात अलग हो जाएगी, और इसीलिए हम लोग ये बात अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली सेम लुकिंग स्ट्रक्चर है। दिख रहा है, सब एकदम सेम है, कोई डिफरेंस आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, एक्सेप्ट कि इस पे ऑक्सीजन पे यहाँ निगेटिव है, इस पे यहाँ निगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, सेम एनर्जी होगा क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर है, और नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहा है। दिख रहा है सबको। तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो ये हाईली स्टेबल होता है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, मतलब हाई स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी देता है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट। भले इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके पास 2 ही है, लेकिन 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कौन, अपना ये वाला आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। बात समझ में आए, बिकॉज इट हैज़ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब भी अगर आपको कार्बेनाइन या इस तरह के स्पीशीज़ की, है ना, जनरली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव में तो जनरली ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, लेकिन जैसे अगर कहीं पॉजिटिव के साथ भी ऑक्टेट कंप्लीट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, तो उसकी भी अगर स्टेबिलिटी की बात करें, है ना, तो उसकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। समझ के बात ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग और समझ सकते हैं। तो अगर कहीं इक्विवेलेंट रेजोनेंस है और उसका कंपैरिजन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से करा रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे और वो ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे। क्लियर हुआ। चलो तो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल इसके और समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर करें इसको।
पॉज करके कर लीजिएगा। जैसे देखो, अगर इसका हम लोग और एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे देखो मान लो ऐसा हो, तो यहाँ ऐसा रेजोनेंस हो जाए, ठीक है, दिख रहा है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन गया, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गए, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर हम लोग और बात करें, जैसे मान लो ऐसा है, यहाँ देखो A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर लोन पेयर, ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर C NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2, और एक बार यहाँ से इस पे रेजोनेंस हो जाएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, दिख रहा है। तो इसमें तीनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। आपको लग रहा होगा इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे घुमा देंगे तो वो बन जाएगा, लेकिन तीनों अलग अलग नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है सबका। देखो 4 बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन, ठीक है, तो सभी एकदम एक जैसे हैं दिखने में, तो एनर्जी सेम होगी। ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, और इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, है ना, पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं लिखा गया कि पॉजिटिव चार्ज जो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज अगर हो तो वो कार्बन पे नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन पर हो सकता है, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो सकता है। तो पहले 2 कंडीशन से अगर देखा जाए तो ये भी अपना इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। बात आ रही है समझ में ना। तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्लियर? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेजोनेंस पर जो मोटा मोटा बात थी, जो समझने के लिए जो रॉ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग समझ लिए हैं, है ना। अब इसका एप्लीकेशंस जो है ना वो धीरे धीरे पिकअप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसमें रेजोनेंस धीरे धीरे जो पढ़े हैं उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, नमस्कार।